हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग क्लास 12 की हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 3 है, इसकी वीडियो को देखने वाले हैं। और हाँ, मैं बता दूं वीडियो को शुरू करने से पहले बच्चों कि हमारे YouTube चैनल पे सपोर्ट मेटल की लगातार वीडियो को अपलोड किया जा रहा है। क्लास 11 और क्लास 12 की जितने भी सपोर्ट मेटल है उसके एक्सप्लेनेशन की वीडियो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो लगातार डाली जा रही है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस पे सभी सब्जेक्ट की सपोर्ट मटेरियल डाली जा रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और किसी तरह की कमी लगती है तो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। इससे पहले हमने अपने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 की वीडियो अपलोड कर दी है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। देखिए बच्चों, इस चैप्टर में जो हमें आरंभिक समाज पढ़ना है, ये 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के दौरान जो भारतीय समाज था उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। समकालीन समाज को समझने के लिए इतिहासकार प्राय साहित्यिक परंपराओं और अभिलेखों का उपयोग करते हैं। किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं? साहित्यिक परंपराओं का और अभिलेखों का उपयोग करते हैं। यदि इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से किया जाए तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक क्या था बच्चों? महाभारत था। जैसा विशाल महाकाव्य का विश्लेषण में उस समय की सामाजिक श्रेणियों तथा आचार व्यवहार के मापदंडों को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का जो समाज था उसके बारे में हमें साहित्यिक परंपराओं और अभिलेखों से पता चलता है। ठीक है, अगर हम इन ग्रंथों का सावधानी से यूज करें, उपयोग करें, तो हमें उस समय के समाज के बारे में और वहां के आचार व्यवहार के बारे में पता चल सकता है। और उस समय की जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ थी वो महाभारत थी। महाभारत एक विशाल महाकाव्य है। ठीक है, सन 1919 के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुक्तांकर के नेतृत्व में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की शुरुआत हुई थी। मतलब महाभारत का जो बुक है ना, उसको सिस्टमैटिक तरीके से लिखने की शुरुआत की गई थी। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लग गए। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने में कितने वर्ष लग गए? 47 वर्ष। महाभारत का जो मूल कथा है ना, ओरिजिनल वाली कथा, उसके रचयिता भाट सारथी को माना जाता है, जो सूत जाति से आते थे। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध में जाते थे। साहित्यिक परंपराओं के अनुसार ये क्या करते थे? साहित्यिक परंपराओं के अनुसार महाभारत की जो रचना है वो ऋषि व्यास के द्वारा किया करवाई गई थी। श्री गणेश ने इस ग्रंथ को लिखवाया था। ठीक है, श्री गणेश जी से इसको लिखवाया था। धर्मशास्त्र धर्मसूत्र के अनुसार लोगों को 4 वर्ण में बांटा गया था और उनके आदर्श जीविका का वर्णन मिलता है। मतलब लोग करते क्या थे? जैसे ब्राह्मण, लोगों को 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण अध्ययन करते थे, वेदों को पढ़ते थे, वेदों यज्ञ करवाना, यज्ञ करना, दान देना, लेना। ठीक है, क्षत्रिय युद्ध करते थे, सुरक्षा प्रदान करते थे, न्याय करते थे, वेद पढ़ते थे, यज्ञ करवाते थे, दान देते थे। वैश्य वेदों को पढ़ते थे, यज्ञ करवाते थे, दान देते थे, कृषि करना, गौपालन करना और व्यापार। जो शूद्र थे, तीनों वर्णों की क्या करते थे? सेवा करते थे। ठीक है, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों के अनुसार पितृवंशिकता का अर्थ होता है उस परंपरा से है जो पिता के बाद पुत्र को, फिर पौत्र को, पौत्र तक चलती है। महाभारत की जो मुख्य कथा वस्तु है वो पितृवंशिकता के आदर्शों को सुदृढ़ करती है। ठीक है, अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता का अनुसरण करते थे। नए नगरों के उद्भव से, देखिए जैसे जैसे नए नगर बने ना, चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था 16 महाजनपदों का उदय। नए नगरों के उदय से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। इस चुनौती का जवाब ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार करके दिया। जैसे धर्मसूत्र, मनुस्मृति जैसे ग्रंथों को लिखा ब्राह्मणों के द्वारा। ब्राह्मणीय पद्धति में लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम से जाना जाता है। गोत्रों के 2 नियम बहुत ही महत्वपूर्ण थे कि पहला तो था विवाह के पश्चात जो पति है ना, पति के पिता के स्थान पे पति का गोत्र यूज करेंगी महिलाएं। ठीक है, माना जाता था। तथा एक ही गोत्र के सदस्य अपना विवाह संबंध एक ही गोत्र में विवाह नहीं हो सकता था।
जाति शब्द का इस समय प्रयोग सामाजिक जटिलता को दर्शाता है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली कुछ विविधताओं की वजह से कुछ समुदायों जैसे कि निषाद हो गए, मलेच्छ हो गए आदि ब्राह्मणवादी विचारधारा से कोई प्रभावित नहीं था। मतलब मलेच्छ और निषादों पे ब्राह्मणीय विचारधारा का कोई प्रभाव नहीं था। ठीक है। ब्राह्मणों ने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित किया, जैसे चांडाल सामाजिक वैमनस्य को और अधिक प्रखर बनाते हैं। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। मनुस्मृति की रचना महर्षि मनु के द्वारा की गई थी। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुरुषों में समान रूप से बंटवारा होता है किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र को कुछ विशेष अधिकार भी मिलने चाहिए। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन मिलता है। और देखिए, जो शुरू के 4 विवाह थे वो उत्तम माने जाते थे, जबकि बाकी के जो 4 थे वो निंदित मतलब अच्छे नहीं माने जाते थे। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहां केवल 4 थे वहीं जाति की संख्या कोई निश्चित नहीं थी। वस्तुतः जहां कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नया समुदायों से आमना सामना हुआ, यथा निषाद हो गए, स्वर्णकार हो गए, उन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, तो उनको जाति में वर्गीकृत कर दिया गया। ठीक है। ब्राह्मणीय वर्ण व्यवस्था की आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में विकसित हुई। बौद्ध धर्म ने सामाजिक विषमता की उपस्थिति को स्वीकार किया, किंतु यह भेद ना तो नैसर्गिक थे और ना ही स्थायी। बौद्ध धर्म ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। ठीक है, आगे देखते हैं। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुए। नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। स्त्री पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, परंतु स्त्री धन पर उनका स्वामित्व माना जाता था। जो स्त्री धन उन्हें कहते थे, जो कन्यादान के समय पिता से जो प्राप्त होता था। इतिहासकार जब भी किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते थे ना, तो अनेक पहलुओं पर विचार करते थे, जैसे कि ग्रंथ की भाषा क्या है, ग्रंथ किस काल में लिखी गई है, ग्रंथ किस प्रकार का है, ग्रंथ किसने लिखा है, क्या लिखा गया है और किसके लिए लिखा गया है। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, क्योंकि शताब्दियों तक इस महाकाव्य में अनेक पाठांतर विभिन्न विभिन्न भाषाओं में लिखे गए। क्षेत्र विशेष की कहानियां इसमें समाहित कर ली गई। इनकी अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई। इन महाकाव्यों ने मूर्तिकला, चित्रकला, नृत्यकला व नाटकों के लिए विषय वस्तु प्रदान की। संस्कृत ग्रंथों में देखिए, संस्कृत के जो ग्रंथ थे ना, उसमें कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए और जाति का बांधवों के बड़े समूह के लिए प्रयोग किया जाता था। मातृवंशिकता शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब वंश परंपरा मां से जुड़ी होती है। वंश परंपरा किससे जुड़ी होती है? मां से जुड़ी होती है। ठीक है। देखिए, जो अंतर्विवाह है ना, अंतर्विवाह, जो अंतर्विवाह पद्धति है, उसमें वैवाहिक संबंध समूह के अंदर ही होते थे। ठीक है। यह समूह एक गोत्र या कुल अथवा जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले का हो सकता है। आरंभिक उपनिषदों में जो एक बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें कई लोगों को उनके मातृ नामों से भी निर्दिष्ट किया गया था। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी। ठीक है। संस्कृत के ग्रंथों और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया गया था। यायावर पशु चालकों के समुदाय को शंका की दृष्टि से देखा जाता था। यदा कदा उन लोगों को भी जो असंस्कृत भाषी थे, उन्हें मलेच्छ कहकर हे की दृष्टि से देखा जाता था। इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को 2 शीर्षकों में बांटते हैं। पहला तो आख्यान और दूसरा उपदेशात्मक। देखिए, आख्यान जो है कहानियों का संग्रह था, वहीं उपदेशात्मक सामाजिक आचार विचार का मापदंड चित्रण को प्रस्तुत करता था। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और बता दूं। देखिए, हमारे YouTube चैनल पे अभी वर्तमान में क्लास 11 और क्लास 12 की सभी सब्जेक्ट्स के सपोर्ट मेटल के एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की जा रही है।
आने वाले टाइम में हम क्लास 9th और क्लास 10th के भी सपोर्ट मटेरियल की वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। ठीक है, देखिए आपके सब्सक्राइब से और लाइक से हमारा मोटिवेशन लगातार बढ़ता है, वीडियो बनाने के लिए हम प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में हमें अपने चैनल पे किस किस तरह के सुधार करने चाहिए, प्लीज आप हमें कमेंट करके बताया करें, क्योंकि आप ही के कमेंट से हम अपने चैनल को सुधार सकते हैं। ठीक है, आप ही के लिए ये चैनल है बच्चों, चलिए अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।